प्रारंभ की। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि बंगाल में 80 से ज़्यादा योजनाओं को प्रारंभ ही नहीं किया गया। जिन योजनाओं को प्रारंभ किया गया उनके नाम बदले गए, राजनीतिक हितों के और क्षुद्र लालसा के कारण से उनके नामों को परिवर्तित किया गया, और उनमें भी परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर हम इवेल्युएट करें तो अधिकांश योजनाओं में बंगाल सबसे पिछड़ा हो। आयुष्मान भारत, जो गरीब व्यक्ति अपने परिवारजनों का, अपने परिवारजनों के इलाज के खर्चे के भय से मुक्त हो सके, 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में या एफिलिएटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में वो मुफ्त करा सके, ऐसी सुविधा आयुष्मान भारत का योजना के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को दी थी। और दुनिया के सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी की योजना आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें लगभग 60 करोड़ लोगों को प्राथमिक रूप से लक्ष्य लाभ मिले, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत दुख होता है कि बंगाल का गरीब यदि अपने बाप के घुटने बदलवाने हो या अपनी माँ का हृदय का इलाज कराना हो, उसके बाल बदलाने हो, अपनी पत्नी का कैंसर से इलाज कराना हो, बच्चे के अगर कोई बीमारी हो गई है उसका इलाज कराना हो, तो उसको आज भी अपना घर, जमीन या पत्नी के गहने बेच करके इलाज कराना पड़ता है। बंगाल में आज भी दीदी ने और दीदी की सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया है। देश का अन्नदाता किसान, उसके आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य के साथ में अनेक योजनाएं की गई, अनेक रिफॉर्म्स किए गए। उसमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कि किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिले, उसकी सोइंग की सीजन में मिले, ताकि एक तो तात्कालिक और तुरंत राहत जो है उसके पास में रहे। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि देश के 12 करोड़ किसानों तक एक क्लिक से जो है माननीय मोदी जी एक कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, 6,000 रुपये उनके खाते में सीधा ट्रांसफर होता है, कोई बिचौलिया नहीं होता। लेकिन बंगाल के 75 लाख किसान आज भी इस अधिकार से महरूम है। उनका 6,000 रुपया और सबका यदि मैं जोड़ दूं तो बंगाल के किसानों का 5,000 करोड़ रुपया उनको मिले, इस अधिकार से वंचित करने का काम इस दीदी की सरकार ने किया। इसके अतिरिक्त मैं बहुत विस्तार से बात न करूं, लेकिन अम्फान तूफान के समय में जो तात्कालिक सहायता के रूप में देश की सरकार ने पैसा दिया, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का पैसा था और एसडीआरएफ का जो पैसा प्रदेश की सरकार के पास में रहता है, उस पैसे को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उसमें जम करके भ्रष्टाचार हुआ। गरीब को कोरोना के समय में राशन मिले, उसको राहत मिले, इस दृष्टिकोण से जो धनराशि भेजी गई उसमें भी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और उसके कारण से न्यायालय को अंततः सीएजी को और इसकी जांच करे, इसका आदेश देना पड़ा। हिंदी में एक कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ममता दी और उनकी सरकार दोनों इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में जाकर के उन्होंने अपील दायर की है। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी, सीएजी तदंते है तो भाई कह लो, सीएजी से आपको इतना डर क्यों लग रहा है? सीएजी के जांच से इतना डर क्यों लग रहा है? यदि आप निर्दोष हैं तो खुल करके जांच कराने के लिए आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देती? क्यों न्यायालयों के चक्कर काट रहे? भ्रष्टाचार के गर्त में बंगाल आकंठ डूब गया है। आज बंगाल में कोई भी काम जो है बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता। ये टोल मनी और कट मनी और सिंडिकेट और ये सब शब्द जो है इस बंगाल में आम बोलचाल की भाषा के शब्द बन गए। बंगाल कर्जे में डूब गया है। विकास तो छोड़िए, बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति आज 40,000 रुपए का कर्जदार हो गया। आज अगर एक बच्चा जन्मता है तो वो अपने सर पे 40,000 रुपए का कर्ज लेकर के इस बंगाल सरकार के कारण से पैदा होता है। ऐसी दुरावस्था बंगाल में, ऐसी जो है खराब परिस्थिति बंगाल में, सरकार ने जिस तरह जो सरकार माँ माटी मानुष ऐसा नारा देकर के आई थी, एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हुए। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं ये मानता हूं कि बंगाल की जनता को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ममता दीदी की सरकार को, कि बंगाल की जनता का ये जानने का अधिकार है कि बंगाल में कितने मुकदमे बंगाल के थाने में दर्ज हुए, कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ, कितने मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हुए।
कितने मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए, कितने मुकदमे एसिड अटैक के दर्ज हुए, कितने मुकदमे महिलाओं की गुमशुदगी के दर्ज हुए। इन सारे विषयों पर आज देश में अगर प्रथम नंबर पर कोई है, विकास के सारे इंडिकेटर्स में सबसे नीचे हैं, और इन ऐसे मुकदमे एक महिला मुख्यमंत्री भी होते हुए भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के विषय में सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं हुए तो इस बंगाल की धरती पर हुए। ये मां, माटी और मानुष का नारा देने वाले बंगाल की सरकार निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से भटक करके बंगाल को पतन के गर्त में लेगी। मैं एक विषय आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने योजनाओं की बात की थी, परफॉर्मेंस की बात की थी। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के प्रत्येक महिला को पानी धोने, सिर पर रख करके लाने के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। उसे अपने घर में पीने का पानी, अपने बच्चों की सेहत के लिए अनुकूल पानी उसके घर में मिले, क्वालिटी का पानी मिले, आर्सेनिक फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर न हो। इस दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। 2019 में उन्होंने कहा कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। देश में 19 करोड़ ग्रामीण आवास हैं, उनमें से 3 करोड़ 63 लाख यानी 16% घरों तक केवल पीने का पानी पहुंचा था। 75 साल आजादी के पहले से लेकर के और 2019 तक देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने जो काम किया उसके परिणाम में केवल 3 करोड़ 23 लाख तक पहुंचे थे। मैं गर्व से आज ये बात कह सकता हूं कि एक साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शंस दिए। 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम रोज दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि ये मां, माटी और मानुष के नाम पर चुनकर के आई हुई सरकार ने बिहार के मानुष का और बिहार की मां का अपमान किया। बंगाल में मां, माटी और मानुष के नाम पर चुनकर के आई हुई सरकार ने बंगाल के बंगवासियों के माओं का अपमान किया और बंगाल में 1 करोड़ 63 लाख परिवारों में से जहां उनको पिछले वर्ष और इस वर्ष कुल मिलाकर के 40 लाख कनेक्शन देने थे, जिसके लिए हमने इनको 1000 करोड़ रुपया पिछले साल और इस बार एश्योर्ड फंड जल जीवन मिशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का, स्टेट का शेयर और पिछली बार का बचा हुआ पैसा, ऐसा कुल मिलाकर के 7000 करोड़ रुपए उनके पास में होते हुए भी केवल 4860 कनेक्शन आज तक प्रोवाइड। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसा बंगाल की माताओं बहनों के साथ में अन्याय यहाँ की मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं? और जो कोई भी कानून, जो कोई भी नया निर्णय, जो कोई भी रिफॉर्म देश में बदलाव के लिए लाया जाता है, उसमें हमारी मुख्यमंत्री कहती है होबे ना, ये तो होबे ना। मुझे जब देश की सरकार में, मैं पश्चिमी भारत राजस्थान से आता हूँ, हम पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और पाकिस्तान में हमारे यहाँ सहज रूप से बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार, यहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आज़ादी के समय उधर रह गए। उन लोगों के साथ शोषण हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, उनके जबरन धर्म परिवर्तन किए गए, उनकी बच्चियों के साथ में दुराचार हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ जिसके माँ बाप, जिनके 4 बेटियाँ हों और उनके सामने उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16 साल की हो, उनकी 3 बची हुई बेटियां, छोटी बेटियां, और उन माँ बाप के सामने उस बच्ची के साथ में 5-5 दरिंदे बलात्कार करें और फिर उसका जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन करके किसी के साथ में पढ़ दिया जाए। उसकी माँ के जीवन पे या उन बच्चियों के जीवन पे या उस बाप के जीवन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता हो। शायद मुझे लगता है कि आंख के बजाय कलेजे से आंसू आने लग जाते हैं। वो लोग जब इतना दर्द सह करके भारत में आते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारे नागरिकता कानूनों में सिर्फ ये संशोधन कि जो 15 साल का कुल गेस्टेशन पीरियड है, 7 साल बाद में उनको नागरिकता के लिए क्लेम बनता है, उसके बाद उनके पेपर्स फाइल होते हैं, उसके बाद उनके पासपोर्ट सरेंडर होते हैं और इस 15 साल के कालखंड में वो लोग न नौकरी कर सकते हैं, न सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, न उनके बच्चे पढ़ सकते हैं स्कूल में, न वो कहीं व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, न टेलीफोन खरीद सकते हैं, न मोबाइल का कनेक्शन ले सकते हैं, न उस शहर से कहीं बाहर जा सकते हैं जहां वो शरणार्थी के रूप में खुले में सड़क पर रहने के लिए आदिम 16वीं शताब्दी का जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। उन लोगों के जीवन में सहूलियत लाने के लिए एक बार की रिलीफ दिया था कि 5 साल जिनको हो गए हैं उनको हम नागरिकता के कानून में ढील देते हुए उनको नागरिकता देंगे। उसको लेकर के ममता बनर्जी यहाँ पे आंदोलन करती है, उसको लेकर के यहाँ सड़क पे मोर्चा निकालती है कि ये तो होबे ना, हम होने नहीं देंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी माओ बहनों का दर्द भी को भी एक माँ उसके खिलाफ किस तरह से, एक महिला उसके खिलाफ किस तरह से एक आंदोलन के लिए खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको इस बात के लिए जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता जाग चुकी है
मैंने पिछले 3 दिन में घूम करके देखा है। मैंने 2016 का चुनाव भी देखा है, 2011 का चुनाव भी देखा और 2021 का चुनाव भी देखने के लिए आप लोगों के सामने हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं कि अब की बार बंगाल में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ में बनेगी। समाज का नागरिक होने के नाते आपकी भी और मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो बंगाल के लोगों का दर्द समाप्त करने के इस अभियान में हमारा सहयोग करें। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। क्वालिटी का पानी मिले, आर्सेनिक फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर न हो, इस दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। 2019 में उन्होंने कहा कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। देश में 19 करोड़ ग्रामीण आवास हैं, उनमें से 3 करोड़ 63 लाख यानी 16% घरों तक केवल पीने का पानी पहुंचा था। 75 साल आजादी के पहले से लेकर के और 2019 तक देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने जो काम किया उसके परिणाम में केवल 3 करोड़ 23 लाख तक पहुंचे। मैं गर्व से आज ये बात कह सकता हूं कि एक साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शंस दिए। 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम रोज दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि ये माँ माटी और मानुष के नाम पर चुन करके आई हुई सरकार ने बिहार के मानुष का और बिहार की माँ का अपमान किया। बंगाल में माँ माटी और मानुष के नाम पर चुन करके आई हुई सरकार ने बंगाल के बंगवासियों के माओं का अपमान किया और बंगाल में 1 करोड़ 63 लाख परिवारों में से जहां उनको पिछले वर्ष और इस वर्ष कुल मिलाकर के 40 लाख कनेक्शन देने थे, जिसके लिए हमने इनको 1000 करोड़ रुपया पिछले साल और इस बार एश्योर्ड फंड जल जीवन मिशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का, स्टेट का शेयर और पिछली बार का बचा हुआ पैसा, ऐसा कुल मिलाकर के 7000 करोड़ रुपए उनके पास में होते हुए भी केवल 4860 कनेक्शन आज तक प्रोवाइड। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ऐसा बंगाल की माताओं बहनों के साथ में अन्याय यहाँ की मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं? और जो कोई भी कानून, जो कोई भी नया निर्णय, जो कोई भी रिफॉर्म देश में बदलाव के लिए लाया जाता है, उसमें हमारी मुख्यमंत्री कहती है होबे ना, ये तो होबे ना। मुझे जब देश की सरकार में, मैं पश्चिमी भारत राजस्थान से आता हूँ, हम पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और पाकिस्तान में हमारे यहाँ सहज रूप से बहुत सारे लोगों की रिश्तेदारियाँ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आज़ादी के समय उधर रह गए। उन लोगों के साथ शोषण हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, उनके जबरन धर्म परिवर्तन किए गए, उनकी बच्चियों के साथ में दुराचार हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ जिसके माँ बाप, जिनके 4 बेटियाँ हों और उनके सामने उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र 16 साल की हो, उनकी 3 बची हुई बेटियां, छोटी बेटियां और उन माँ बाप के सामने उस बच्ची के साथ में 5-5 दरिंदे बलात्कार करें और फिर उसका जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन करके किसी के साथ में पढ़ दिया जाए। उसकी माँ के जीवन पे या उन बच्चियों के जीवन पे या उस बाप के जीवन पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता हो। शायद मुझे लगता है कि आँख के बजाय कलेजे से आंसू आने लग जाते हैं। वो लोग जब इतना दर्द सह करके भारत में आते हैं, उनके सिंडिकेट और ये सब शब्द जो है इस बंगाल में आम बोलचाल की भाषा के शब्द बन गए। बंगाल कर्जे में डूब गया है। विकास तो छोड़िए, बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति आज 40,000 रुपए का कर्जदार हो गया। आज अगर एक बच्चा जन्मता है तो वो अपने सर पे 40,000 रुपए का कर्ज लेकर के इस बंगाल सरकार के कारण से पैदा होता है। ऐसी दुरावस्था बंगाल में, ऐसी जो है खराब परिस्थिति बंगाल में, सरकार ने जिस तरह, जो सरकार माँ माटी मानुष ऐसा नारा देकर के आई थी, एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हुए। आज दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये मानता हूं कि बंगाल की जनता को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ममता दीदी की सरकार को, कि बंगाल की जनता का ये जानने का अधिकार है कि बंगाल में कितने मुकदमे बंगाल के थाने में दर्ज हुए, कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ, कितने मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हुए, कितने मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए, कितने मुकदमे एसिड अटैक के दर्ज हुए, कितने मुकदमे महिलाओं की गुमशुदगी के दर्ज हुए। इन सारे विषयों पर आज देश में अगर प्रथम नंबर पर कोई है, विकास के सारे इंडिकेटर्स में सबसे नीचे हैं और इन ऐसे मुकदमे, एक महिला मुख्यमंत्री भी होते हुए भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के विषय में सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं हुए तो इस बंगाल की धरती पर हुए। ये माँ माटी और मानुष का नारा देने वाले बंगाल की सरकार निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से भटक करके बंगाल को पतन के गर्त में ले गई।
मैं एक विषय आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने योजनाओं की बात की थी, परफॉर्मेंस की बात की थी। माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के प्रत्येक महिला को पानी ढोने सिर पर रख करके लाने के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। उसे अपने घर में पीने का पानी, अपने बच्चों की सेहत के लिए अनुकूल पानी उसके घर में मिले, क्वालिटी का पानी मिले, आर्सेनिक फ्लोराइड का पानी पीने को मजबूर न हो। इस दृष्टिकोण से जल जीवन मिशन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की। 2019 में उन्होंने कहा कि हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। देश में 19 करोड़ ग्रामीण आवास हैं, उनमें से 3 करोड़ 63 लाख यानी 16% घरों तक केवल पीने का पानी पहुंचा था। 75 साल आजादी के पहले से लेकर के और 2019 तक देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने जो काम किया उसके परिणाम में केवल 3 करोड़ 23 लाख तक पहुंचे थे। मैं गर्व से आज ये बात कह सकता हूं कि एक साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शंस दिए। 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन हम रोज दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता का दुर्भाग्य है कि ये माँ माटी और मानुष के नाम पर चुनकर के आई हुई सरकार ने बिहार के मानुष का, देश की नहीं, ममता जी शायद अखबार नहीं पढ़ती होंगी, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड कार्डर वाली पार्टी। मेरा आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले आपने जिक्र किया था कि सीए का, जहाँ पर हम है ये उत्तर 24 परगना है, यहाँ पर अहम मुद्दा इस बार ये संशोधित कानून है, लेकिन आपके सांसद भी इसमें कहते हैं कि कब लागू होने वाला है, क्योंकि उत्तर सीए के कानून को लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने पारित कर दिया है, राष्ट्रपति जी के शासन का, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर की मोहर उस पर लग चुकी है। उसके सब रूल्स फ्रेम करने का काम चल रहा है और बहुत जल्दी ऐसे लोग जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, ऐसे देशों से पीड़ित होकर के, सताए जा करके देश में शरण लेकर के बैठे हैं, उन लोगों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा, उनको सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मिलेगा। ऐसे भारतीय मूल के धर्म के लोग दुनिया में कहीं भी पीड़ित और सताए गए हैं, वो सब हमारे भाई हैं। उनका भारत उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है। हम बाएं पसार करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बंगाल में ममता दी को ऐसे लोग जो पीड़ित होकर के यहाँ आते हैं, उनके से तो उनको तकलीफ महसूस होती है। और जो लोग बंगाल के या देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए यहाँ षड्यंत्र पूर्वक ला करके बसाए जाते हैं, उनका दामाद की तरह ममता बनर्जी और उनकी सरकार जो है उनका सत्कार करती है। ये दोहरी चाल जो है अब देश की और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। मैं कई बार सोचता हूँ, एक दिन मुझे एक छोटे बच्चे ने पूछा कि इनको होबेना के अलावा कुछ आता है कि नहीं आता। वो प्रगति के लिए कोई भी बात करते हैं तो वो होबेना ही कहते हैं। बंगाल का आदमी ये तय करेगा, ये ममता बनर्जी नहीं तय करेंगी, बंगाल का मतदाता ये तय करेगा कि वो इस विकास की दौड़ में, इस विकास के रथ पर सवार होकर के इस समृद्ध और संपन्न भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। ये बंगाल के बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, ये बंगाल का मतदाता तय करेगा। ममता बनर्जी अभी 4 महीने ही तय करने वाले, उसके बाद में आप क्या चाहते हैं कि बंगाल गुजरात बने? निश्चित रूप से बंगाल का विकास होना चाहिए। दिलीप घोष जी ने कहा है कि गुजरात एक जो है वो विकसित प्रदेश है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ हुआ है, इरिगेशन का डेवलपमेंट वहाँ हुआ है। इतने पानी का संसाधन होते हुए भी बंगाल का इरिगेशन स्टेटस और गुजरात का इरिगेशन स्टेटस क्या है? गुजरात में 90% लोगों के घर तक पीने का पानी नल से पहुंचता है, बंगाल में 3.86% लोगों के घर तक पहुंचता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बंगाल में 90% या 100% महिलाओं को पीने का पानी घर में मिलना चाहिए? ममता बनर्जी जवाब दें इस बात का कि वो बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है। गुजरात भ्रष्टाचार हुआ, गरीब को कोरोना के समय में राशन मिले, उसको राहत मिले, इस दृष्टिकोण से जो धनराशि भेजी गई उसमें भी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति हुई और उसके कारण से न्यायालय को अंततः सीएजी को और इसकी जांच करे, इसका आदेश देना पड़ा। हिंदी में एक कहावत होती, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ममता दी और उनकी सरकार दोनों इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में जाकर के उन्होंने अपील दायर की है। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी सीएजी तदंते है तो भाई कहना, सीएजी से आपको इतना डर क्यों लग रहा है? सीएजी के जांच से इतना डर क्यों लग रहा है? यदि आप निर्दोष हैं तो खुल करके जांच कराने के लिए आप स्टेटमेंट क्यों नहीं देती? क्यों न्यायालयों के चक्कर काट रहे?
भ्रष्टाचार के गर्त में बंगाल आकंठ डूब गया है। आज बंगाल में कोई भी काम जो है बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता। ये टोल मनी और कट मनी और सिंडिकेट और ये सब शब्द जो है इस बंगाल में आम बोलचाल की भाषा के शब्द बन गए। बंगाल कर्जे में डूब गया है। विकास तो छोड़िए, बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति आज 40,000 रुपए का कर्जदार हो गया। आज अगर एक बच्चा जन्मता है तो वो अपने सर पे 40,000 रुपए का कर्ज लेकर के इस बंगाल सरकार के कारण से पैदा होता है। ऐसी दुरावस्था बंगाल में, ऐसी जो है खराब परिस्थिति बंगाल में, सरकार ने जिस तरह जो सरकार माँ माटी मानुष ऐसा नारा देकर के आई थी, एक महिला के मुख्यमंत्री होते हुए भी बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हुए। आज दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये मानता हूं कि बंगाल की जनता को, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ममता दीदी की सरकार को, कि बंगाल की जनता का ये जानने का अधिकार है कि बंगाल में कितने मुकदमे बंगाल के थाने में दर्ज हुए, कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ, कितने मुकदमे महिलाओं के विरुद्ध दर्ज हुए, कितने मुकदमे बलात्कार के दर्ज हुए, कितने मुकदमे एसिड अटैक के दर्ज हुए, कितने मुकदमे महिलाओं की गुमशुदगी के दर्ज हुए। इन सारे विषयों पर आज देश में अगर प्रथम नंबर पर कोई है, विकास के सारे इंडिकेटर्स में सबसे नीचे हैं, और इन ऐसे मुकदमे एक महिला मुख्यमंत्री भी होते हुए भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के विषय में सबसे ज्यादा मुकदमे अगर कहीं हुए तो इस बंगाल की धरती पर हुए। ये माँ माटी और मानुष का नारा देने वाले बंगाल की सरकार निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से भटक करके बंगाल को पतन के गर्त में लेंगे। मैं एक विषय आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने योजनाओं की बात की थी, परफॉर्मेंस की बात की थी। माननीय मोदी जी की सरकार सीए लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा और पूरे देश में शीघ्र एक साथ में, वो भी इलेक्शन से पहले। चलिए वो समय बताएगा। देखिएगा, शब्दों में कहा कि ऐसे सारे लोग जिनकी राजनीतिक धरातल समाप्त हो गया है, उसी श्रृंखला में वामपंथी दल भी है। जो वामपंथी दल पहले कई सारे प्रदेशों में राज करते थे, आजकल माइक्रोस्कोप पे लगाते हैं तो एक आध प्रदेश दिखाई देता है। तो ऐसे सारे लोग जो परिवारवादी पार्टी के हिस्सा हैं या समाप्त होती हुई पार्टी के हिस्सा हैं, वो सब लोग एकत्रित होकर के ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, ये घटनाएं कोई नई नहीं। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का घर तोड़ा गया है, हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती बिना किसी अपराध के झूठे मुकदमे करके और बारंबार जेल में बंद किया गया। उनके साथ उनको यातनाएं दी गई, उनको जेलों में बंद करके यातनाएं दी गई, उनके साथ में सरेआम चौराहों पर मारपीट की गई है। 10 साल में लाठी खा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीठ इतनी मजबूत हो गई है कि अब हम इस बंगाल मुक्ति के यज्ञ में एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आप कितने भी जुल्म कर लीजिए, कितने भी अत्याचार कर लीजिए, लेकिन बंगाल मुक्त होकर के रहेगा और अब की बार बंगाल की जनता आपको धरातल पर ला करके छोड़ेगी। कुछ देर पहले वो मेदिनीपुर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुंडागर्दी करने वाला पार्टी है, कार्यकर्ता आपके पास नहीं है और